हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर में। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड राज्य विशेष सीरीज़ का अगला वीडियो। यहाँ मैं अपने उन दोस्तों को बता दूँ जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं। तो उत्तराखंड राज्य विशेष के मेरे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप पहले के वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो कुलिंद शासक। दूसरा पॉइंट है कि उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख कहाँ मिले हैं? तो कालसी, विकासनगर, देहरादून। देहरादून से जब आप आगे जाएंगे तो विकासनगर एक टाउन एरिया पड़ेगा जो कि देहरादून ज़िले में ही आता है। उसके आगे ही कालसी नामक स्थान है जहाँ पर अशोक के शिलालेख हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर जाएं वहाँ पे। तीसरा है, कालसी के निवासियों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो पुलिंद। चौथा पॉइंट है कि कालसी क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? अपरांत। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अगर स्टेटमेंट्स के साथ ही ये प्रश्न आ जाए तब भी आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि निवासियों को कहते थे पुलिंद और क्षेत्र को कहते थे अपरांत। पांचवा देखते हैं कि कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अमोघबुति। छठा है कि किस शासक की मुद्राओं पर देवी तथा मृग का अंकन था? तो अमोघबुति के ही सिक्कों पे देवी और मोर का अंकन किया गया था। सातवां पॉइंट है कि किस शासक की मृत्यु के बाद शकों ने उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? तो अमोघबुति की ही मृत्यु के बाद शकों ने उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों पर कब्जा किया। अगला पॉइंट देखते हैं, यह आपके जो है आर्ट एंड कल्चर से भी संबंधित हो सकता है प्रश्न। तो अल्मोड़ा के कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के कार्यकाल में हुआ? तो शक शासक जितने भी आए, शक शासकों के ही कार्यकाल में अल्मोड़ा के कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। अब प्रश्न यही पूछ ले कि कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो अल्मोड़ा में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में शक वंश के बाद किस वंश ने अधिकार किया? तो कुषाणों ने। शक के बाद यहाँ कुषाण आते हैं। 10वां पॉइंट देखते हैं कि उत्तराखंड से कुषाणकालीन अवशेष किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो वीरभद्र, ये ऋषिकेश में है। मोरध्वज कोटद्वार में है। गोविशाण काशीपुर में। इन 3 स्थानों से कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। 11वां देखेंगे कि कुषाण शासकों को दबाने वाले महत्वपूर्ण वंश कौन थे? अयोध्येय, यानी कि इनका जो विस्तार हो रहा था उत्तराखंड में उसको रोका किस वंश ने? तो अयोध्येय वंश के लोगों ने रोका। 12वां पॉइंट है कि यौधेय वंश के सिक्के उत्तराखंड में किन स्थानों पर मिले हैं? तो जौनसर बाबर देहरादून और कालोडांडा पौड़ी। जौनसर बाबर उत्तराखंड की जनजाति भी है, जब हम जनजाति का चैप्टर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे। तो जौनसर बाबर स्थान भी है देहरादून में और कालोडांडा पौड़ी में। 13वां देते हैं कि कृतपुर राज्य की स्थापना किस वंश ने की? तो कुलिंद वंश ने। ठीक है। 14वां पॉइंट है कि कृतपुर राज्य में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रुहेलखंड। काफ़ी बड़ा क्षेत्र था इनके पास। तो रुहेलखंड का आप ध्यान रखिएगा, रुहेलखंड का उत्तरी क्षेत्र। 15वां है कि किस लेख में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा का अधीन राज्य बताया गया? यानी कि गुप्तों के ये अधीन थे और ये ऐसा उल्लेखित किया गया है प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो गुप्त से। ठीक है। और देखते हैं अगला कि कृतपुर के कुलिंद राजवंश की सत्ता को किस राजवंश ने समाप्त किया? तो नागवंश ने। नागवंश ने जो है कृतपुर के कुलिंद राजवंश को समाप्त कर दिया। और 17वां पॉइंट है कि नागवंश की सत्ता को समाप्त कर किस वंश में, यहाँ वंश में नहीं होगा, वंश ने होगा, टाइपिंग की मिस्टेक है। तो किस वंश ने उत्तराखंड पर अधिकार किया? तो कन्नौज के मौखरी वंश ने। कुलिंदों को समाप्त किया नागवंश ने, नागवंश को समाप्त किया कन्नौज के मौखरी वंश ने। आप इस वंश से परिचित होंगे, और नहीं परिचित हैं तो जो हमारी इतिहास की क्लास आएगी तो उसमें आपको अच्छे से परिचित कराया जाएगा। फिलहाल मैं थोड़ी बातें यहाँ आपको बता दूंगा। तो 18वां है कि मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गृहवर्मा। और गृहवर्मा की हत्या के बाद उत्तराखंड किसके शासन क्षेत्र के अंतर्गत आ गया? तो हर्षवर्धन के। अब यहाँ जान लीजिए कि हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था प्रभाकर वर्धन, इनकी बहन का नाम था राजश्री। तो राजश्री का विवाह जो है गृहवर्मा से हुआ था। जब गृहवर्मा की हत्या हो जाती है
तो हर्षवर्धन अपनी बहन के साथ मिलकर कन्नौज पे शासन करते हैं, और जो भी गृहवर्मा के अधीन क्षेत्र थे तो वहाँ का भी शासन हर्षवर्धन ने किया। तो उत्तराखंड पर अगर मौखरी वंश के गृहवर्मा का आधिपत्य था तो वो खुद ब खुद हर्षवर्धन के शासन के क्षेत्र के अंदर आ गया। 20वां देखते हैं, हर्षचरित की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने। ये बहुत बार लगभग हर एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। 21वां देखेंगे कि चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय के किस क्षेत्र में भ्रमण पर आए? तो ब्रह्मपुर। और अगला पॉइंट है कि अपने लेखों में ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर नहीं है ये, ब्रह्मपुर को किस नाम से संबोधित किया? तो पोलीहीमोपुलो। ये चीनी भाषा में लिखा गया है। मैंने ये प्रश्न यहाँ पे रख दिया कि अगर आ ही जाए तो आप इससे वंचित ना रहें इसको सॉल्व करने से। अगला देखते हैं, ह्वेनसांग ने उत्तराखंड में किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार होने की बात कही थी? तो ब्रह्मपुर में आए थे, ब्रह्मपुर का भ्रमण किया था, तो वहीं की बातें ज़्यादा होंगी। तो ह्वेनसांग ने 5 बौद्ध विहार होने की बात कही कहाँ पर? तो ब्रह्मपुर में 5 बौद्ध विहार थे ह्वेनसांग के समय में। अगला पॉइंट देखते हैं कि किस चीनी यात्री ने अपने यात्रा विवरण में हरिद्वार का वर्णन किया? तो उत्तराखंड तक आए थे तो हरिद्वार होके ही आए होंगे, तो ह्वेनसांग जी ही थे। 24वां देखते हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में गठित छोटे राज्यों में 3 महत्वपूर्ण राज्य कौन थे? तो ये 3 राज्य थे ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न, गोविषाण। ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि ब्रह्मपुर पर किस वंश का शासन था? तो पौरव वंश। अब देखते हैं, अब यहाँ से धीरे धीरे उत्तराखंड मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश कर रहा है। ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि किस चौहान नरेश ने उत्तराखंड के दक्षिणी भाग पर कब्जा किया? तो विग्रहराज ने। चौहान राजा थे ये, विग्रहराज। और 27वां है कि उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र पर किस वंश के शासकों ने कब्जा किया? तो तोमर वंश के शासकों ने पूर्वी क्षेत्र, और दक्षिणी क्षेत्र पर किसने? तो चौहान वंश ने। 28वां देखते हैं कि कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई? तो 700 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वंश रहा है उत्तराखंड का, ये आप देखेंगे और फिर विस्तृत चर्चा इस पर कभी की जाएगी। तो अगला पॉइंट है कि कत्यूरी वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कार्तिकेयपुर, चमोली। और अगला पॉइंट है कि कत्यूरी वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो बैजनाथ, इसको बागेश्वर भी कहते हैं, अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में स्थित है, तो वहाँ पर दूसरी राजधानी थी। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड में कत्यूरी वंश के ताम्रलेख किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो ताम्रलेख जो है कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर वंश दोनों एक ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो कत्यूरी वंश के ताम्रलेख किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ से। ये बैजनाथ उत्तराखंड का है, झारखंड का नहीं। तो बैजनाथ वही बागेश्वर भी कहा जाता है। तो इन 4 स्थानों से ताम्रलेख प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है कि कत्यूरी वंश के ताम्रलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ये महत्वपूर्ण है, कोटिला लिपि का, और कहीं कहीं आपको एक कुटिला लिपि भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप ये याद रखिए, कोटिला या कुटिला। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा वंश था? कत्यूरी वंश। मैंने अभी ऊपर आपसे कहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित, कत्यूरी वंश, या इसी को कहते हैं कार्तिकेयपुर वंश। कत्यूरी वंश का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव, राजा बसंत देव। बसंत देव ने किस उपाधि के साथ गद्दी पर आसीन हुए थे? तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि से। कत्यूरी वंश की राजभाषा कौन सी थी? तो कत्यूरी वंश की राजभाषा जो है वो संस्कृत रही है। और ये आजकल परीक्षाओं का ट्रेंड हो गया है कि राजवंशों का उनकी भाषा पूछ लिया। जैसे सातवाहनों की भाषा, अभी पिछले एग्ज़ामों में आप देखेंगे कई बार आया है कि सातवाहनों की भाषा कौन सी थी। तो उसी तरीके से अब यहाँ भी देख लीजिए आप कि कत्यूरी, चूँकि उत्तराखंड से संबंधित है तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कत्यूरी वंश की राजभाषा कौन सी थी? तो संस्कृत। फिर आता है कि कत्यूरी वंश की लोक भाषा क्या थी? तो पाली। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि किस वंश के लिए उल्लेखित है कि इस वंश के पतन के बाद सूर्य अस्त हो गया और रात्रि शुरू हो गई? तो ये कत्यूरी वंश का जब पतन हुआ, कत्यूरी वंश, ये अभी मैंने कहा कि इसको कार्तिकेयपुर वंश भी कहते हैं, तो इस वंश का जब पतन हुआ तो इनकी महानता इतनी थी कि इनके पतन होने के बाद ये माना गया
ये कहा गया कि अब तो सूर्य अस्त हो गया और काली अंधेरी रात की शुरुआत हो चुकी है। अगला पॉइंट देखते हैं कि कार्तिकेय पुरवंश के इष्ट देवता कौन थे। नाम से ही प्रकट हो रहा है, कार्तिकेय भगवान शिव माँ पार्वती के पुत्र, गणेश जी के भाई कार्तिकेय जी। अगला पॉइंट है कि आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड में किस वंश के समय हुआ। तो कार्तिकेय पुरवंश या कत्यूरी वंश। ये भी इनकी महानता में एक चार चांद लग रहा है कि शंकराचार्य जी आए हुए थे इनके वंश में, इनके वंश के शासनकाल के समय। और अगला है कि ज्योतिर्मठ को किसने स्थापित किया। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है। अगला पॉइंट है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना शरीर कब और कहाँ त्यागा। तो 820 ईस्वी में केदारनाथ में। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप इसे। तो अगला देखते हैं कि राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है। कई बार आया हुआ प्रश्न है ये। तो कल्हड़ के ने लिखी है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी जो है ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। अगला देख लेते हैं कि कश्मीर शासक ललितादित्य द्वारा गढ़वाल क्षेत्र पर कब्जा करने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ है राज तरंगिणी, जो कल्हड़ ने लिखी है, उसी में मिलेगा। 45वां देखते हैं कि कत्यूरी वंश के पतन के बाद इस क्षेत्र पर किस वंश ने शासन किया। तो खरपर देव वंश। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वंश है अब वो वंश उस वंश के प्रथम जो राजा हुए उन्हीं के नाम पर ही ये वंश चल रहा है। तो खरपर देव ही थे जिन्होंने कत्यूरी वंश के पतन के बाद एक राज किया और इन्हीं के नाम से खरपर देव वंश की शुरुआत हो जाती है। 46वां है कि राजा यशोवर्मन का समकालीन उत्तराखंड का कौन सा शासक था। तो राजा खरपर देव। 47वां है कि खरपर देव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो राजा त्रिभुवन राज। इन्होंने भी परम भट्टारक की उपाधि ग्रहण की थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा तो मैंने उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया है। फिलहाल आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में 2 लोगों ने परम भट्टारक की उपाधि ग्रहण की थी, जिसमें से एक राजा त्रिभुवन राज भी रहे। 48वां देखते हैं कि किस अभिलेख में उल्लेखित है कि बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण कर खरपर वंश को समाप्त किया तथा निम्बर वंश को स्थापित किया। अब खरपर वंश को जो है पाल शासक धर्मपाल ने समाप्त कर दिया और निम्बर वंश को स्थापित किया। तो नालंदा अभिलेख में पाल वंश की संस्थापक कौन रहे। गोपाल। तो उसी वंशावली से एक थे धर्मपाल जिन्होंने उत्तराखंड पर आक्रमण किया और नालंदा अभिलेख में उल्लेखित है कि निम्बर वंश को स्थापित किया। 49वां है कि निम्बर वंश का प्रथम राजा कौन था। तो राजा निम्बर। मैंने कहा था कि जो प्रथम राजा हुए उन्हीं के नाम पर वंशावली शुरू हो गई। 50वां है कि निम्बर के बाद इस वंश का अगला शासक कौन बना। तो इष्टगण। इष्टगण ही जो है उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका नाम, क्योंकि आप देखेंगे 52वें पॉइंट पे कि किस शासक ने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो इष्टगण ने। ठीक है। अब ये 51 भी देख लेते हैं, हम इसको छोड़ रहे थे। तो इष्टगण के बाद इस वंश का अगला शासक कौन बना। तो इष्टगण के बाद ललित शूरदेव। 52 हो ही गया। 53 देखते हैं कि किस शासक की तुलना विष्णु के वराह अवतार के रूप में की गई है। तो ललित सूरदेव। वराह अवतार का संबंध ऐसे कि जब पृथ्वी जल में डूब गई थी तो विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। तो कुछ ऐसा ही ललित शूरदेव के लिए कहा जाता है। तो इनकी तुलना की जाती है विष्णु के वराह अवतार से। 54 देखते हैं कि ललित शूरदेव के बाद अगला शासक कौन बना। भूदेव। अगला है कि किस शासक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। तो वो भूदेव रहे। अगला पॉइंट है कि सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने करी। तो इच्छर देव ने। ये वंश और इनके संस्थापक जो है आप देख लीजिएगा, अगर मैचिंग का प्रश्न बनता है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और इनके बारे में कोई विशेष योगदान इनका अभी इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में रहा नहीं। कार्तिकेय पुरवंश की सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है तो इसलिए मैंने विस्तृत तौर पर आपको बताया है। तो देख लेते हैं सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने करी। तो इक्षर देव ने। आसंती देव वंश की स्थापना किसने करी। तो आसंती देव ने। और आसंती देव वंश का अंतिम शासक जो बहुत ही अत्याचारी था तो ब्रह्मदेव। या तो सबसे अच्छे को याद करते हैं या तो सबसे बुरे को। तो बुरे को यहाँ देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचारी शासक कौन था आसंती देव वंश का। तो ब्रह्मदेव।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।